हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आप लोगों को एक बार फिर से स्टडी विद अंकित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहने वाला है इंग्लिश, जो कि हम लोग आज इंग्लिश का 20 शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हम लोग बिना देर किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ना, तो व्हाट इज सोनेट? सोनेट क्या होता है? तो कहता है कि अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। कहता है वैसी कविता जो कि 14 लाइन को उसे हम लोग सोनेट बोलते हैं। फिर कहता है सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन विथ 8 लाइन स्टांजा एंड 6 लाइन स्टांजा। कहता है सोनेट जो होते हैं वो दो सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो कि 8 लाइन स्टांजा में डिवाइडेड होता है और दूसरा जो कि 6 लाइन स्टांजा में डिवाइडेड होता है। फिर कहता है द सोल्जर हैज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर हैज में रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक इज अ सोनेट। कहता है जो द सोल्जर कहानी है जो रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखा गया वो भी एक प्रकार का क्या सोनेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाई इज द प्रेस नॉट फ्री। कहता है जो हमारे प्रेस है वो फ्री क्यों नहीं है। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू ड्रोथी एल्सेयर। कहता है आंसर में कि ड्रोथी एल्सेयर जो हमारी कविता के लेखक है उनके अनुसार से कहता है द प्रेस इज नॉट फ्री बिकॉज द एडवर्टाइजर एंड ऑनर्स ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्टेड इट्स फ्रीडम एंड इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द वॉर टाइम। कहता है ना कि जो हमारा प्रेस हमारा जो मीडिया वाला वो इसलिए नहीं फ्री है क्योंकि हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलता है कि जो प्रेस वाला का जो भी उसका ऑनर होता है या फिर जो भी उसका एडवर्टाइजर होता है वो प्रेस वाला के ऊपर रिस्ट्रिक्ट लगा के रखता है, कुछ प्रतिबंध लगा के रखता है। और तो और हमारा जब देश में युद्ध वगैरह होता है, जब हमारे देश में वार का टाइम होता है, तो उस टाइम भी हमारा जो मीडिया वाला होता है, जो प्रेस होता है वो क्या रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है। इस प्रकार से हमारा जो प्रेस है हमारे भारत में वो क्या है, हमारे भारत में प्रेस जो है फ्री नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एक प्रकार का है, एक प्रकार का बोले तो बंधन में है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता व्हाई इज द सोल्जर कॉल्ड अ वार पोएम। कहता है व्हाई इज द सोल्जर कॉल्ड अ वार पोएम। द सोल्जर जो कहानी है उसे हम लोग वार पोएम के रूप में क्यों याद करते हैं या उसको हम लोग वार पोएम क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि द सोल्जर जो है उनका उसका लेखक कौन है। तो द सोल्जर के लेखक है हमारे रूपर्ट ब्रूक साहब हैं। तो ये कहते हैं द सोल्जर कॉल्ड अ वार पोएम बिकॉज रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब हाउ अ सोल्जर विलिंग टू डाई फॉर हिज मदरलैंड इन वार। कहता है द सोल्जर कविता को हम लोग वार पोएम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है रूपर्ट ब्रूक वो भी एक प्रकार के सोल्जर ही थे। वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस प्रकार से एक सोल्जर अपने मदरलैंड अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध में शहीद होने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए हम लोग इस कविता को एक वार पोएम के रूप में भी याद रखते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। कहता है इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। फायर अपने डेट्स को भूल जाता है, इसका सेंस क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो हमारे जो इसका राइट आंसर होने वाला वो कहता है कि द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड व्हेन इट लीव्स द बॉडी हाफ बर्न्ड। द स्पीकर फील्स इट इज एज द फायर्स इमोरेबल बिहेवियर। कहता है द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड, मतलब कहने का मतलब है हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो फायर है वो डेट्स को भूल जाता है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे अगर जहाँ पे जो लोगों को जलाया जाता है वहाँ पे हम लोग जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी तरह से बॉडी को अच्छी तरह से जलाया नहीं होता है। कुछ एम्बर्स उसका आधा जलाकर छोड़ दिए होते हैं, बॉडी को हाफ ही जलाते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि जो फायर है ना वो अपनी डेड को भूल जाता है। और जो स्पीकर है वो इस बिहेवियर को इमोरल बिहेवियर बता रहे हैं। जो फायर का ये बिहेवियर है कि पूरी तरह से बॉडी को पार्ट को नहीं जला रहा है, इसको जो राइटर है वो इमोरल बिहेवियर बता रहे हैं। तो हमारा 4 का कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाई इज लोमोव अनेबल टू स्पीक अबाउट मैरिज। कहता है द मैरिज प्रपोजल का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि जो लोमोव है ना वो
शादी के बारे में बोलने में असमर्थ क्यों है? जो लुमोव था वो नटालिया से शादी को लेकर जो बात करने वाला था उस वो बोलने में असमर्थ क्यों था? तो कहता है ना कि लुमोव इज अनेबल टू स्पीक अबाउट मैरिज बिफोर नटालिया बिकॉज द डॉटर ऑफ हिज फादर्स फ्रेंड। कहता है जो लुमोव था वो शादी के लिए पहले इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था या बोल रहा था क्योंकि जो नटालिया थी जिससे वो शादी करना चाहता था वो उसके पिताजी का दोस्त की बेटी थी। जो नटालिया थी वो लुमोव के पिताजी के दोस्त की बेटी थी, इसलिए वो नहीं बोल पा रहा था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है व्हाट हैपन इन ऑटम अकॉर्डिंग टू किड्स इन ओड टू ऑटम। कहता है ऑटम में क्या होता है जॉन किट्स के अकॉर्डिंग बताए जो कि ओड टू ऑटम में लिखा गया हो। तो हमारा जिसका आंसर होने वाला हो कहता कि इन किड्स पोएम ही वांट्स टू से दैट autumn is a season of mist. In this season fruit ripen and become mature। कहता है ना जो ऑटम सीजन होता है ना वो मिस्ट का सीजन होता है जिसमें कि हमारा जो फल वगैरह होते हैं वो मिच्योर होने पे लगे होते हैं। वो हमारा मतलब जो फल जो होता है ना वो पकने जैसा उस टाइम होता है। फिर कहता है वाइन्स आर लोडेड एंड ब्लेस्ड बाय ऑटम। उसमें जो वाइन्स होते हैं ना वो लोड हो रहे होते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर ब्लूम फॉर द बीज। और बहुत सारे ऐसे फूल जो होते हैं ना वो अपनी बीज के लिए ब्लूम कर रहे होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि व्हाट डज द पोएट इंस्पायर हिम सी इन द मॉर्निंग एट द घाट। कहता है द फायर हिम जिसका जो लेखक हमारे के अंदारू वाले हैं। तो वो जो कहता है कि द व्हाट डज द पोएट इंस्पायर हिम सी इन द मॉर्निंग एट द घाट। द फायर हिम का जो लेखक है के अंदारू वाला वो मॉर्निंग में घाट पे क्या देखते हैं? तो मॉर्निंग पे घाट पे यही देखते हैं कि जब वो द पोएट along his father was wandering at the burning heart and they see there the red hot embers that was losing their its cruel redness and the also how burnt limbs at the घाट। वो जब सुबह में अपने पिता के साथ घाट पे घूम रहे थे तो वो देखते हैं एक आग के एम्बर्स को देखते हैं जो कि काफी क्रूल दिखाई दे रहा था, काफी क्रूल दिखाई दे रहा था और उसमें बहुत रेडनेस थे। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वो जो एम्बर्स थे जो बॉडी को जला रहे थे वो आधा आधा हाफ बर्न करके छोड़ दे रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कहता व्हाट इज द पोएट इम्प्रेशन द लेडी इन एन एपिटाफ। कहता है जो पोएट वाल्टर डी ला मेर हैं जो उस लेडी के बारे में अपना क्या इम्प्रेशन दिखाए हैं एन एपिटाफ में उस लेडी के बारे में वाल्टर डी ला मार अपना क्या एक्सप्रेस दिखाए हैं। तो कहता है ना कि इन एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मार expressed that she was the most beautiful lady and she was the light of the step and heart। कहता है कि जो वाल्टर डिलामार साहब है वो बोलते हैं कि वो जो लेडी थी जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी थी जो कि हमारे स्टेप और हार्ट दोनों का एक प्रकार का लाइट थी जो कि अब चली गई है। तो इससे हम लोग क्या समझे कि ये वाल्टर डिलामार जो कहना चाह रहे हैं इस वर्ड के माध्यम से कि वो जो लेडी थी वो सबसे खूबसूरत लेडी थी और वो हमारे हार्ट का लाइट जैसा थी। फिर हम लोग आगे के लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इज द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ। क्या सोल्जर डेथ से डर जाते हैं? तो कहता नो द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। जो द सोल्जर का जो स्पीकर हैं रूपर्ट ब्रूक उन्होंने तो कभी डेथ से डरा नहीं। ही वुड बी कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड। वो किसी विदेश के फील्ड का एक कॉर्नर बनना चाहते हैं कि जब वो बोलते हैं अपनी कहानी में कि यदि मैं अपने देश से किसी देश के खिलाफ लड़ने जाता हूँ वहाँ अगर मैं शहीद भी हो जाता हूँ तो वहाँ जो उस देश का एक कोना होगा जहाँ पे मैं शहीद होऊंगा वहाँ की मिट्टी हमारे लिए ही याद किया जाएगा, इसलिए मैं कभी मरने से डरता नहीं। ऐसा हमारे जो रूपर्ट ब्रूक साहब है वो बोल रहे हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ना मेरे दोस्त, कहता है नेम एनी टू ब्रिटिश पोएट्स। कोई दो ब्रिटिश पोएट का यहाँ पे नाम बताना। तो जो हमारे दो ब्रिटिश पोएट्स हैं, वो पहला हो गया रूपर्ट ब्रूक और दूसरा क्या होगा, जॉन कीट्स। ये हमारे दो ब्रिटिश पोएट्स हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इन व्हाट कॉन्सर्ट डिड जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम। कहता है किस कंटेक्स्ट के जरिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो बोले थे भारत इज माई होम। तो इसका जो आंसर में कहता है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू वर्क फॉर इंडियन स्ट्रेंथ प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। कहता है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो अपने आप से प्लेज ले रहे थे कि मैं सदा भारत के स्ट्रेंथ के लिए, इसके प्रोग्रेस के लिए और भारत में रहने वाले लोगों को कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए हमेशा काम करता रहूँगा विथआउट डिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन। बिना किसी कास्ट के, कलर के और रिलीजन के मतभेद किए हुए। दिस कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो कहते हैं भारत इज माई होम। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ना कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ देयर विलेज। कहता है जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो लार्ज सिटी को किस प्रकार से देखते हैं और वे अपने मतलब गांव में ही क्यों सेटिस्फाइड हैं या कि क्यों सेटिस्फाइड थे। तो कहता है ना कि आवर एंसेस्टर व्यूड लार्ज सिटीज एज हैविंग गैंग ऑफ थीव्स एंड रोबर्स। They were satisfied with a small village because their needs fulfilled with village। कहता है जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो बड़े बड़े शहर को इस रूप में देखते हैं ना कि वहाँ बहुत सारे चोरों का गैंग या डाकुओं का गैंग पाया जाता है और वो लोग गांव में इसलिए हमेशा खुश रहते थे, सेटिस्फाइड रहते थे क्योंकि उनका जो भी इच्छा होता था, जो भी उनका नीड्स होती थी, वो हमेशा उनको गांव में फुलफिल होता था, इसलिए वो गांव में सेटिस्फाइड थे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ना कि वेयर डिड द पोएट मीट द स्नेक। कहता पोएट को स्नेक कहाँ पे मिला था। जो हमारे डीएच लॉरेंस थे उनको स्नेक कहाँ पे मिला था। तो हम लोग जानते हैं कि वो जब पानी लाने के लिए गए थे तो वहाँ पे उनको स्नेक मिला था। तो इन द पोएम स्नेक डीएच लॉरेंस मेट द स्नेक एट द वाल्टर ऑन हॉट डे। उनको वाल्टर के पास मिलता है और कैसा उस टाइम का समय था, तो हॉट डे था। जो स्नेक था वो हमारे डीएच लॉरेंस को वाल्टर के पास मिलता था, कौन सा दिन में, हॉट डे में मिलता था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में कहता ऑन व्हाट ओकेजन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। किस ओकेजन पे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो अपने स्पीच को डिलीवर कर रहे थे। तो कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। कहता है जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो अपनी स्पीच 1967 में दे रहे थे, जब उसने प्रेसिडेंट की ओथ को ग्रहण की, जब उसने प्रेसिडेंट के ओथ को अपनाया, जब वो प्रेसिडेंट के ओथ पे गए तब ये भाषण दे रहे थे भारत इज माई होम को लेकर। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता व्हाट आर द थिंग्स सन डज नॉट हैव। कहता ऐसा क्या है जो सन के पास नहीं है। तो जो हमारे सुटेटर आई डू नॉट गो में जो जॉर्डन साहब कहते हैं द सन डज नॉट हैव हिज डिजायर सेंस एंड सॉर्ट वे इट मूव ऑन फिक्स्ड पाथ। वो अपनी प्रेमिका से कह रहे होते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं कुछ पल के लिए आपसे दूर जाना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया का सैर करना चाहता हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं आप फिर कब आओगे, नहीं आओगे। तो उन्हीं को मनाने के लिए डॉक्टर जाकिर सॉरी ये जो हमारे जॉर्डन साहब थे वो अपनी पत्नी को बोल रहे थे अपने कंपेरिजन के जरिए करके कि मेरे पास तो तुम हो, तुम्हारी ये आशाएं हैं, हमारे पास सेंस है, बहुत सारी चीज़ है, लेकिन जो देखो तो सन के पास तो कुछ नहीं, ना तो उसके पास कोई डिजायर है, ना कोई सेंस है, ना कोई शॉर्ट वे है, लेकिन फिर भी वह हमेशा जो है पूरब से होकर पश्चिम की ओर डेली जाते रहता है। तो इसलिए हम भी तुमसे कहना चाहते हैं कि जितना देर में सूर्य अपने पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जाने में समय लगाता है, उससे बहुत ही कम समय में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा ही वो जो जॉन थे वो अपनी पत्नी से बोल रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि व्हाट मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर।
स्पीकर का जर्नी स्पीडियर क्या बनाता या फिर क्या लगा कर वो अपने जर्नी को स्पीडियर फास्ट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्पीकर से बात करें तो यहाँ स्पीकर का मतलब कौन है? जॉर्डन साहब हैं। कौन है? जॉर्डन साहब। तो कहता है द स्पीकर विल यूज मोर विंग्स टू मेक हिज जर्नी स्पीडियर सो दैट ही मे कम टू हिज बिलव्ड फास्ट। कहता है जो स्पीकर है जॉर्डन थे वो अपने जर्नी को स्पीडियर बनाने के लिए विंग्स का यूज करते और जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो अपने बिलव्ड के पास अपनी प्रेमिका के पास दौड़े चले आते। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है ना कि व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड। कहता है जो स्पीकर का ब्लड है वो किस चीज से बना हुआ था। कहता है द स्पीकर्स ब्लड हैज फॉर्म्ड फ्रॉम सॉइल एंड एयर। जो इसमें स्पीकर कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा खून का एक एक कतरा जो हमारा बना हुआ ना ये हमारे इस देश की मिट्टी से ही इस जल से ही इस वायु से ही बना हुआ है। तो हम सब लोग एक हैं। हम लोग किसी में कोई प्रकार की भिन्नता नहीं है। हम सारे एक हैं। हमारा जिससे एक आदमी का ब्लड बना हुआ उस वही कण से दूसरे आदमी का भी ब्लड बना हुआ इसलिए हम लोग सारे एक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है ना कि हु आर द वाइस्परिंग नेबर्स। जो वाइस्परिंग नेबर्स हैं वो कौन होते हैं? तो द पीपल हु डिस्टर्ब अनदर रियल लाइफ आर द वाइस्परिंग नेबर। कहता है हमारे डेली लाइफ में वैसे पीपल भी होते हैं जो कि हमारे लाइफ को डिस्टर्ब करने में लगे होते हैं। उसी प्रकार के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइस्परिंग नेबर बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है व्हाई इज मैकियावेली टर्म्ड अ क्रिमिनल। जो मैकियावेली था उसको क्रिमिनल का टर्म क्यों दिया गया? तो मैकियावेली को क्रिमिनल का टर्म इसलिए दिया गया क्योंकि मैकियावेली इज अ टर्म्ड क्रिमिनल बिकॉज इट क्रिएट्स अनएक्सपेक्टेड क्राइम एंड रन अवे फ्रॉम द क्राइम प्लेस। कहता है जिस तरह से क्रिमिनल कोई क्राइम करके अपनी जो क्राइम प्लेस होता है उस जगह से बहुत ही जल्द भाग जाता है उसी प्रकार से यहाँ जो मैकियावेली है वो भी क्राइम करके कब भाग जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए जो हमारे स्पीकर्स हैं मैकियावेली द मिस्ट्री कैट के वो कहते हैं कि जो क्रिमिनल है मैकियावेली है उसमें कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार से क्रिमिनल क्राइम कर कर चले जाते हैं भाग जाते हैं उसी प्रकार से मैकियावेली भी नज़र नहीं आता है। तुरंत हम लोग देखते हैं पलक झपकते हैं वो क्राइम करके मैकियावेली चला जाता है। तो यही हमारे जो मैकियावेली द मिस्ट्री कैट के स्पीकर वो कहना चाहते हैं। तो आज का हमारा जो 20 क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कर लिया। और कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।